नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स पोर्शन कवर कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने इसके जो है जितने भी लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए हमने इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया फिजिक्स का पूरा कंप्लीट नोट्स, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट जो भी थ्योरी है वो तो मिल ही जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो जो कि आपका इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें हमने जो है लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जो कि आपका इस एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग उसको बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और इसके अलावा देखिए हमने इंग्लिश का भी जो है ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है। हम आपको उसका भी पीडीएफ जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज जो है हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग देखेंगे। और देखिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसमें स्पीड पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए टॉपिक आपका बहुत सारा इसमें आपको पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपके ऑलरेडी हमने करा दिया है तो वो तो आपका है ही, लेकिन अब जो है आपका हम क्वेश्चन के थ्रू भी जल्दी आपका फिनिश करा देंगे। क्वेश्चन के साथ में हम लोग यहीं पे थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जहाँ भी ज़रूरत रहेगा थ्योरी डिस्कस करने का, तो वहाँ पे आपको हम इसको बताते चलेंगे। तो देखिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका है, तो इसमें हमने मोशन के बारे में देख लिया। तो अब न्यूटन्स जो है इन्होंने बहुत सारे लॉज भी दिए हुए हैं इन मोशंस के रिगार्डिंग। तो इनका देखिए जो पर्पस था इनका बेसन देने का, या जो न्यूटन्स लॉ जो इनका है, मतलब जितने भी लॉ आपके हैं यहाँ पे, तो ये बेस्ड है आपके दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया का, या फिर जो गैलीलियोस जो लॉ है इनका, उन्हीं के बेसिस पे जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट जो दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन का, तो ये गैलीलियो को दिया गया था। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था मोशन के ऊपर में, इन्होंने जो है एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को फॉलिंग करते हुए किया था इन्होंने। और इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था गैलीलियो ने। न्यूटन ने देखिए उनके ही आइडिया पे, गैलीलियो के आइडिया पे ही जो इन्होंने फाउंडेशन रखा था मैकेनिक्स का, जिसमें कि इन्होंने थ्री लॉज ऑफ मोशन इन्होंने दिया हुआ था। तो वो जो लॉज है आपके, तो ये थ्री लॉज हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, तो जिसमें कि आपका पहला है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो आपका है। तो इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, या फिर गैलीलियोस लॉ भी इनको बोला जाता है। तो इसमें एक क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर में आपका, कि जैसे कोई भी बॉडी है यूनिवर्स के अंदर में, तो वो जो है आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में आपका रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स मतलब कि लगाया नहीं जाता है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर कोई मान लीजिए कोई बॉडी है स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में है, तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। और कोई अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें एक्ट ना करे। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, तब तक जो है बॉडी आपका वो उसी अवस्था में ही रहेगा। तो ये कहता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो आपका है, तो ये जैसे क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स के बारे में, जिसमें कि ये बताता है कि फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है कि जो कि यही जो है मतलब चेंज करता है बॉडी के अंदर में कोई भी डिफॉर्मेशन लाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए जो अकॉर्डिंग टू जो न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ यहाँ पे है, तो फोर्स आपका एक एजेंट है कि जो मतलब कि चेंज करने की कोशिश करता है स्टेट ऑफ रेस्ट का या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का। मान लीजिए कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, तो जब तक उसमें हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी वो जो है आपका मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। फोर्स लगाएंगे तो उस वो जो बॉडी है आपको मोशन में आ जाएगा। और वहीं पे मान लीजिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो जब तक रेस्ट में नहीं आएगा जब तक हम उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे। तो फोर्स हमने लगा दिया तो बॉडी आपका वो आ जाएगा रेस्ट, मतलब कि जो उसके ऊपर उसको अगर स्टॉप करनी होगी तो फोर्स ही लगाना पड़ेगा हमें। तो यही है आपका न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में। जैसे एग्जांपल आपका बात करते हैं, जैसे कोई एक मूविंग कार है, कार मूव कर रहा है, वो सडनली स्टॉप हो जाता है। तो वो स्टॉप कब होगा, जब हम उसमें ब्रेक अप्लाई करेंगे। अगर ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यूअस उसी मोशन में वो चलता रहेगा। तो ये एक एक्सटर्नल एजेंट है जो हमने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया हुआ है। तो ये है आपके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो देखिए जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है आपका दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया का। तो इनर्शिया के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे दो तरीके से इसके बारे में स्टडी की जाती है। तो इनर्शिया देखिए, ये जो बॉडी का एक वो पार्ट होता है, मतलब कि ये वो एनेबिलिटी होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें मान लीजिए बॉडी के अंदर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे अपने आप में। यानी कि कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में तो उसी अवस्था में रहेगी। तो ये इनएबिलिटी होती है बॉडी का, ये एक डेफिनेशन तो आपका ये होगा। दूसरा इसका है कि ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का, कि जैसे मान लीजिए कि वो कोई भी बॉडी के अंदर में चेंजेस जो हो रहे होंगे तो उसको अपोज करेगा ये, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर यूनिफॉर्म मोशन को। तो ये है आपका। तो इस तरीके से इनर्शिया जो आपका तो थ्री टाइप्स के होती है। एक आपका हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का, और तीसरा आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होती है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होती है, तो ये हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझेंगे।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की है। तो देखिए जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी का, जिसमें कि कोई भी बॉडी है तो वो जो है अपना स्टेट ऑफ जो रेस्ट कंडीशन है तो वो चेंज नहीं करती है अपना। तो इसे बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, कोई भी कारपेट है जिसमें कि मान लीजिए अगर डस्ट पड़ी हुई रहती है, तो जब हम उसे पीटते हैं, डस्ट करते हैं कारपेट को, तो आप देखते हो कि जो डस्ट जो रहते हैं तो वो वहाँ से उड़ने लगते हैं, मूव्स आउट करने लगते हैं कारपेट से। तो ये इसमें इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो डस्ट जो रहते हैं ना तो वो मोशन में आते हैं पीटने से, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें थे, पड़े हुए थे, रेस्ट में थे, और वहाँ पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब उनको कहीं पीटा नहीं हमने, तो वो डस्ट उसी में पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने उसे हिट किया, मतलब किसी भी चीज़ से, तो जो डस्ट है वो मोशन में आ गए और वहीं से मतलब कि जो रहेंगे बाहर निकल गए। लेकिन इस अवस्था में क्या है कि जो कारपेट है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही आपके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट आप खाते हैं। यहाँ पे डस्ट जो है वो केवल मोशन में आते हैं, लेकिन कारपेट ऑलरेडी वो किस में है तो रेस्ट में है। इस कारण से डस्ट आपके बाहर आ जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई हॉर्स है, कोई घोड़ा है, मान लीजिए सडनली वो स्टार्ट करता है आगे बढ़ना, तो देखते होंगे कि जो राइडर यानी कि जो बैठा हुआ रहता है तो वो एक बैकवर्ड जर्क फील करता है। और ये चाहे आप बस में भी बैठे होंगे तो ये सेम कंडीशन आपका एट वंस सडनली कोई भी बस मान लीजिए आपका स्टार्ट होता है, तो कोई पैसेंजर बैठा देखते हो कि वो बैकवर्ड की तरफ मूव करता है। तो ये है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंडीशन। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एप्पल है, आप फॉल करता है, मतलब कि टूट के पेड़ से गिरता है नीचे, तो आप देखते होंगे कि उसका जो ब्रांच को हम लोग शेक करते हैं, मतलब हिलाते हैं, देखते हैं कि फल गिर जाता है नीचे। तो ये भी आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही सारे कंडीशन है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे करते चलेंगे, जो टॉपिक्स जो भी आपके रहेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे यहाँ पे आपका। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका यहाँ पे कि अ सॉलिड स्फीयर एंड ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर आर रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट एच, यानी कि दो, एक सॉलिड स्फीयर है और एक आपका जो है एक होलो स्फीयर है, दोनों का रेडियस आर है, वो रोलिंग कर इंक्लाइन प्लेन में जिसकी हाइट एक एच है। तो यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालना है सॉलिड स्फीयर टू जो आपका होलो स्फीयर का, जब ये बॉटम पे रीच कर जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद करना है इसका, कि वेलोसिटी जो होती है सॉलिड स्फीयर का और साथ में जो वेलोसिटी होती है आपकी होलो स्फीयर का। तो वेलोसिटी है तो आपका दैट इज सॉलिड स्फीयर का रहेगा आपका √10/7 GH, और वहीं पे हम बात करते हैं आपका जैसे कि स्फीयर का, आपका होलो स्फीयर का, तो इसका होता है √6/5 GH। तो जब आप इस दोनों को इक्वेशन को आप डिवाइड करते हैं तो आपका जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, उसके बाद सॉरी आपका यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर का, और वॉल्यूम सॉलिड आप यहाँ पे इसका होलो स्फीयर का आपका वेलोसिटी, तो इन दोनों को इक्वेशन को जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 25/21 आ जाएगा। तो इसका टू कनेक्ट होगा। और वहीं पे देखिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन यदि आपका आता है सॉलिड स्फीयर का, तो आप लोग इसको भी फॉर्मूला याद रखना, दैट इज आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। और वहीं पे इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाए होलो स्फीयर का, तो इसका होता है 2/3 mr²। तो ये सारे देखिए आपके फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर आपके रहते हैं 3D के, तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। इक्वेशन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब वहीं पे आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन का। आप लोग जो है थोड़ा तेजी से करते चलना, बाकी आप लोग कैलकुलेशन करते चला न्यूमेरिकल का, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारे चीज़ दे दिया है और हमको बहुत सारे सब्जेक्ट अभी कवर करने हैं। तो यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी हम आपका और सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी हम आपका अच्छे से करा देंगे, बाकी आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए इसमें। तो देखिए जो इनर्शिया ऑफ मोशन आपका रहता है, तो ये बॉडी का वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें कि ये अपने जो स्टेट ऑफ मोशन होती है तो उसको अपोज, मतलब कि उसमें चेंज ये नहीं कर पाता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, सपोज कीजिए कोई हॉर्स है, कोई घोड़ा है, मान लीजिए सडनली वो स्टॉप कर देता है चलना, जो गैलोपिंग करता है वो चलना बोलते हैं उसको हम लोग। तो इस समय राइडर जो बैठा रहता है तो वो एक फॉरवर्ड जग करेगा। ये सेम कंडीशन आपका अप्लाई होता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो बस में भी आप बैठे रहते हैं तो वहाँ पे भी देखिए सडनली कोई बस अगर रुकती है तो देखते होंगे कि उसमें भी जो पर्सन होते हैं तो वो फॉरवर्ड जग फील करते हैं, यानी कि आगे की ओर झुक जाते, आगे की ओर वो गिर जाते हैं। तो ये इसलिए होता है यहाँ पे, ये सारे कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो आपका हॉर्स का ही हो। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे कि जो लोअर पार्ट होता है ना हमारे जो बॉडी का, या फिर जो राइडर जो रहते हैं, जो भी बैठे रहते हैं, जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं हॉर्स के साथ में फिर बस के साथ में, तो वो तो फीट जो रहता है आपका यहाँ पे वो तो रेस्ट में आ जाता है। लेकिन जो अपर पार्ट रहता है हमारे बॉडी का, वो अभी भी मोशन में ही रहता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट था, मतलब कि जो बॉडी है आपका, वो ऑलरेडी मोशन में था विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट के साथ में। तो इस कंडीशन में यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन में रहने के चलते वो फॉरवर्ड जग फील की जाती है, लेकिन जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो ऑलरेडी मोशन में आ जाती है। तो यही सेम आपका है। उसी तरीके से आपका अदर कंडीशन भी यहाँ पे है, जैसे कि अगर कोई बॉल को अगर हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड,
तो अब मूविंग ट्रेन में मान लीजिए अगर हम बॉल को थ्रो करेंगे तो वो जो है आपका वो बैक आके गिर जाएगा, यानी कि हमारे हाथ में ही वो गिर जाता है। तो ये सेम कंडीशन आपका वहीं पे है। फिर इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई पर्सन मान लीजिए कि ट्रेन पे चढ़ रहा होगा वहाँ पे, तो उस समय भी सेम कंडीशन आपका होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे देख के। फिर इसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की देखिए हम बात करते हैं, तो ये उस बॉडी का वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें कि बॉडी अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो इसका एग्जांपल आपका है कि देखिए जो व्हीकल्स जो रहते हैं तो उसमें मेड गार्ड लगा हुआ रहता है, ताकि जो है उसको स्पॉयल होने से बचाया जा सके जब बाकी जो पार्ट होते हैं, क्योंकि देखिए जो टायर के थ्रू जो भी कचरा या फिर जो भी टायर में लगी रहती है तो वो जो है आपका टेंजेंसली वो निकलता है, इधर उधर छिद्राते हैं। तो मेडगार्ड अगर मान लीजिए नहीं निकलेगा, नहीं लगाया रहेगा, तो वो बाकी जो पार्ट्स होते हैं व्हीकल के तो उसको डैमेज कर सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए जो है आपका वो जो मड लगे रहती है, मड गार्ड जो लगे रहते हैं तो वो लगाई जाती है ताकि डैमेज होने से बचे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन रोल प्ले करता है आपका यहाँ पे, क्योंकि जो है डायरेक्शन टेंजेंसली फ्लो होती है, वो निश्चिंत में नहीं जाती है यहाँ पे। और वहीं देखिए जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है तो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज आपका यहाँ पे फोर्स का डेफिनेशन मिलता है इसमें। तो इसमें ये डिफाइन ये होता है, यहाँ पे बस आपको सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है कि दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लगाई जाती है तो उसी डायरेक्शन में जो है आपको देखने को मिलेंगे चेंजेस। तो इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट आपका आता है यहाँ पे मोमेंटम का। तो मोमेंटम का देखिए फॉर्मूला आपका होता है, सिंपली आप लोग इसको भी याद कर लेना। यहाँ पे मोमेंटम इसको नोट करते हैं हम लोग पी से। तो ये आपका रहता है यहाँ पे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा और जितना ज़्यादा उसके मास होगा तो उसमें मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होंगे, और वेलोसिटी जितना तेज़ी से अगर मान लीजिए कोई चीज़ टकराएगा तो उसमें मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग याद रखना है यहाँ पे। तो वही सेम चीज़ आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होता है न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर में, कि जैसे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा बॉडी के अंदर में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो वो फोर्स अप्लाइड के, यानी कि जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी के प्रोपोर्शनल मोमेंटम में भी जो आएगा चेंजेस आएंगे। तो मोमेंटम क्या होता है ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। और जो चेंजेस आएंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अप्लाइड में होगा, जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में चेंजेस भी होंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो आपका रहता है तो ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स का। फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है या फिर जो इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली और इक्वेशन क्या होते हैं तो वो उसके बारे में बताती है। तो मैथमेटिकली यदि हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को नोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, तो इसको लिखा जाता है दैट इज एम ए इंटू ए, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहीं पे आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो यही फोर्स को डिफाइन करता है, तो दैट इज एफ इजिकल टू एम ए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन हो गया इसका। तो इसको आप लोग याद रखना है यहाँ पर आपका। और इसको देखिए एक सेकेंड जो न्यूटन सेकेंड ला है तो हम लोग इसको इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जैसे टी नेट आपका रहेगा दैट इज डी एल बाई डी टी आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका टी अगर जीरो रहता है तो डी एल बाई डी टी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और एल आपका क्या आएगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये है आपका दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रखना एंगुलर मोमेंटम का। तो इसका देखिए वैल्यू जो होता है एल से नोट करते हैं हम लोग, तो ये होता है एम वी आर, या फिर इसको हम लोग नोट कर सकते हैं एम इंटू अंडर रूट ऑफ जी एम आर। तो ये भी आपका एक कांस्टेंट ही होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना इक्वेशन को, इससे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका AIATC एग्जाम में कि इफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वे आर डिक्रीजिंग विथ टाइम देन द सैटेलाइट इन ऑर्बिट वुड स्टिल मेंटेन इट्स। यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मान लीजिए अगर डिक्रीज करती है टाइम के साथ में, तो जो सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा होगा तो वो अपना क्या मेंटेन करके रखे रहेगा। तो इसमें दिया हुआ है वाइटल रेडियस, एंगुलर मोमेंटम या टेंजेंशियल स्पीड या फिर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा तो उसका स्टिल मेंटेन रहेगा अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट अगर मान लीजिए वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ है फिर भी। तो ये आप लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, जैसे जो टॉर्क का रहता है कि नेट टॉर्क जो रहता है आपका डी एल बाई डी टी सब लोग देते हैं। तो अगर मान लीजिए टॉर्क यहाँ पे जीरो रहता है तो डी एल बाई डी टी क्या रहेगा, जीरो। तो इस तरीके से एल है, तो एल यहाँ पे जैसे एंगुलर मोमेंटम आपका यहाँ पे है तो ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे ये जो कांस्टेंट रहेगा दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। सेम चीज़ यहाँ पे है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मान लीजिए एक्ट कर रहा होगा along द लाइन बिटवीन द टू बॉडीज तो उस समय कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि अबाउट टॉर्क जो यहाँ पे है तो अबाउट ओरिजिन पे लग रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये अगर टॉर्क जीरो हुआ तो डी एल बाई डी टी जीरो, तो इसका मतलब है कि एल का वैल्यू कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है आपका सिस्टम का अबाउट ओरिजिन वो कंजर्व्ड है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका लगता है यहाँ पे।
तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ गए होंगे कि इसमें क्या आपका रहेगा, स्टिल मेंटेन रहेगा इसमें, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम।